हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा फोर्थ वीडियो है एल आई सी डबल ए इंटरव्यू क्वेश्चंस का। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से 40 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग इंश्योरेंस और फाइनेंस को आपस में एक दूसरे से लिंक करेंगे और उन क्वेश्चन के आंसर्स को देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इंश्योरेंस के इंटरव्यू रिलेटेड जो भी मेरी पीडीएफ्स हैं, जो भी गाइडेंस है, वो सब कुछ इस ग्रुप में मिल रही है। डेली टारगेट्स आप लोगों को मैं यहाँ प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे आप ज्वाइन करके ऑडियो मैसेजेस के थ्रू और वॉइस कॉल के थ्रू आप लोग अपने इंटरव्यू में इस बोलने का जो हेजिटेशन है उसे रिमूव कर सकते हैं। सेकेंडली, जो भी मैंने इसमें क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स दिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार उन आंसर्स को लिख के आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। जो मैंने बोला है, जो मैंने लिखा है, उसमें कई बार फर्क हो सकता है, क्योंकि मैं बोल के आपको उसका बैकग्राउंड भी बता रहा हूँ आंसर का, सो दैट जो भी इंटरव्यू में क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं आप उन क्रॉस क्वेश्चंस का भी आंसर कर पाए। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। हमने पीछे कई जगह पढ़ा इंश्योरेंस कंट्रीब्यूट टू कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, वो कैसे करता है। इंश्योरेंस contributes significantly to capital formation by mobilizing savings from individuals and channelizing them into long term productive investment। जो लोग अपने पॉलिसी का प्रीमियम दे रहे हैं वो एक तरह से लोगों की सेविंग्स है, वो उसमें जा रही हैं, इंश्योरेंस कंपनीज को मिल रही है। इंश्योरेंस कंपनी बदले में इस पैसे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करती है। इससे क्या होगा, जब वो पैसा उन कंपनीज को मिलेगा, सरकार को मिलेगा, उन कॉर्पोरेट्स को मिलेगा, उससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, पब्लिक सेक्टर की फाइनेंसिंग होगी। तो इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का देने का काम नहीं कर रही है। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन तो आपको मिल रहा है, बट उसके अलावा एक मेजर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी होता है जो कि कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस को सपोर्ट करता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। ठीक है, इस तरह से इंश्योरेंस कंपनीज कैपिटल फॉर्मेशन में एड करती हैं या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर नेशन बिल्डिंग में हेल्प करती हैं। कुछ भी पूछ सकते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन भी पूछ सकते हैं, आपसे ये पूछ सकता है नेशनल बिल्डिंग में क्या करती है, नेशन बिल्डिंग में क्या करती हैं, इकोनॉमी के लिए ज़रूरी क्यों है। यही सब चीज़ें हैं। ये एक ही आंसर है जो आपके इन तीनों चारों सवालों का जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। हाउ डू इंश्योरेंस कंपनीज इन्वेस्ट पॉलिसी होल्डर्स फंड्स। यही अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि पॉलिसी होल्डर्स का फंड किस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है ना। उनकी स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी गाइडलाइंस होती हैं, जैसे कि सेफ्टी जरूरी है फंड्स को इन्वेस्ट करने के लिए, लिक्विडिटी जरूरी है और प्रॉफिटेबिलिटी जरूरी है। इन्वेस्टमेंट जो होते हैं डाइवर्सिफाइड होते हैं, जो हमने रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट करा था अभी। अलग अलग एसेट क्लासेस में होती हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में, इक्विटी में और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। तो जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो डाइवर्सिफाइड एसेट क्लासेस में होंगे। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज जो होगी इंश्योरेंस कंपनी की, वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज पे मैच करनी चाहिए विद अप्रोप्रिएट एसेट्स। इंश्योरर्स एम्फोसाइज लो रिस्क एंड स्टेबल रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, सो दैट उन्हें अगर क्लेम सेटल करना पड़ता है तो ऐसा ना हो कि आज पैसा ही ना मिले या पैसा मार्केट में डूबा हुआ है। तो लो रिस्क और स्टेबल रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स ये लोग यूज करते हैं टू एंश्योर टाइमली क्लेम सेटलमेंट एंड पॉलिसी मैच्योरिटी पेमेंट्स। अब जैसे IRDAI हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, दे प्रिस्क्राइब इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स टू एंश्योर पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जैसे RBI बैंकों के लिए नॉर्म्स देती है कि SLR में कितना इन्वेस्ट करना है, या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना रख सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। सेम वे IRDAI इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेशंस देती है। व्हाट इज एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, ALM क्या होता है। तो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट क्या होता है ना, एक फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक होती है। इंश्योरेंस कंपनीज इसको देखती हैं टू मैच द मैच्योरिटी एंड रिटर्न ऑफ एसेट्स विद देयर लायबिलिटीज। इंश्योरेंस कंपनीज के एसेट्स क्या हैं, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनकी लायबिलिटीज क्या है, जो पॉलिसी होल्डर्स को पॉलिसी का पेमेंट करना है। तो इंश्योरेंस कंपनीज देखती हैं कि कब उन्हें उनके इन्वेस्टमेंट से कब कहां से कितना पैसा आएगा और कब पैसा उन्हें ऑलरेडी अपने बोरोवर्स को देना है। Insurance companies have long-term obligations such as claim settlements and maturity benefits. ALM ensure that investment generates sufficient return at the right time to meet these obligations. ठीक है, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट की हेल्प से ही इंश्योरेंस कंपनी से डिसाइड करती हैं कि कब उन्हें कितना इन्वेस्टमेंट कहां पर करना है, जो रिटर्न्स उनके प्रिडिक्टेड हैं कि इतना % रिटर्न मिलेगा और इस टाइम तक मिलेगा। क्या उस समय के बीच में ऐसा तो नहीं कि मेरे को कुछ पेमेंट करना हो, मेरे पे पैसा ही ना रहे। तो ये काम देखना, इस प्रोसेस को एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कहते हैं।
It helps manage interest rate risk, liquidity risk, reinvestment risk, thereby maintaining a financial stability and solvency of the insurer. अगला सवाल देखते हैं, What is reinsurance? Why is it needed? तो जो मैंने आपको इंश्योरेंस की स्टैटिक पीडीएफ दी हुई है उसके अंदर री इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ है। वही चीज़ यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि कंपनीज जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो अपने हिस्से का रिस्क, उस रिस्क को भी इंश्योर करा लेती हैं। इंडिया में एक ही री इंश्योरेंस कंपनी है जो है GIC री, दैट इज जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन री इंश्योरेंस। ठीक है, री इंश्योरर, इन कंपनीज को री इंश्योरर कहते हैं, इंडिया में एक ही है। री इंश्योरेंस अलाउज इंश्योरेंस कंपनी टू स्प्रेड रिस्क ग्लोबली एंड एंश्योर्स टाइमली सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स इवन ड्यूरिंग एडवर्स सिचुएशंस। क्लियर है? अगले सवाल पर चलते हैं, हाउ डज इंश्योरेंस हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ? कैसे करता है यह भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पीछे इसी आंसर को, कि कैसे हम लोगों के फंड्स को, हाउस होल्ड फंड्स को चैनल करते हैं, सेविंग के लिए पैसा को चैनल किया जाता है, एंड देन वो पैसा किस तरह से मार्केट में लगता है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए जाता है, वो हमने पीछे इसको डिस्कस किया हुआ है। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे सीधे, व्हाट इज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड इंश्योरेंस डेंसिटी? दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या है, इंश्योरेंस डेंसिटी क्या है? इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेफर्स टू द रेशियो ऑफ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम टू कंट्रीज जीडीपी। ठीक है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या है? कंट्री के जीडीपी के हिसाब से इंडिया कंट्री में टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम कितना आ रहा है उसका रेशियो हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हो जाएगा। इट इंडिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस इन द इकोनॉमी। Insurance density refers to the average insurance premium per capita and reflects the level of insurance awareness and coverage among the population. तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हमारे जीडीपी के रेस्पेक्ट में होता है जो इकोनॉमी में इंश्योरेंस के बारे में बता रहा है, और इंश्योरेंस डेंसिटी पर कैपिटा बताता है, ये बताता है कि लोगों में कितनी इंश्योरेंस की अवेयरनेस है और उसने कितनी पॉपुलेशन को कवर किया हुआ है। दोनों ही इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। ये भी पूछ सकते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए हम लोग कौन से पैरामीटर्स यूज करते हैं। तो इंश्योरेंस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए हम लोग, उस डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए हम लोग इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी, इन दो पैरामीटर्स को यूज किया जाता है। डेफिनेशन दोनों की आप लोगों को मैंने बता दी है। अगला सवाल देखते हैं, हाउ डज लाइफ इंश्योरेंस हेल्प इन फाइनेंशियल प्लानिंग? लाइफ इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्लानिंग में कैसे हेल्प करेगी? इट प्लेज अ वाइटल रोल इन फाइनेंशियल प्लानिंग बाय प्रोवाइडिंग इनकम प्रोटेक्शन, retirement planning, wealth accumulation, tax benefits and financial security for dependents। क्या क्या करता है? आपका इनकम प्रोटेक्शन कर रहा है, रिटायरमेंट प्लानिंग आपकी हो रही है, वेल्थ आपकी एक्यूमुलेट हो रही है, टैक्स के बेनिफिट्स मिलते हैं और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है डिपेंडेंट्स को, है ना। इंडिविजुअल इससे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को प्लान कर सकते हैं, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन को, मैरिज को, रिटायरमेंट को। इंश्योरेंस एंश्योर्स फाइनेंशियल कंटिन्यूटी फॉर फैमिली इन केस ऑफ अनफोर्सीन इवेंट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो लाइफ इंश्योरेंस के केसेस में उनको एक लमसम अमाउंट मिल जाता है। अभी मान लेते हैं जैसे आप लोग जब जॉब करेंगे तो आप लोगों के पास कॉल्स आएंगी अलग अलग इंश्योरेंस प्लान्स के लिए, है ना। आप में से जो लोग बैंक में हैं आप लोगों को ऑलरेडी पता है लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है। 5 साल के लिए, 15 साल के लिए, 8 साल के लिए, 20 साल के लिए आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। आप आज जॉब करेंगे, आपकी शादी होगी, 2 साल बाद बच्चे पैदा होंगे, जब बच्चा 18 साल का, 20 साल का, 25 साल का हो जाएगा, आपको उस समय पैसा चाहिए होगा, बड़ा अमाउंट। तो आप आज अगर लाइफ इंश्योरेंस लेंगे जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, साल का 25,000, 50,000, 1 लाख, जितना भी आप लोगों का बजट होगा, तो वो धीरे 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 आपका बजट बनेगा, आपका वो पैसा जुड़ेगा, और एक लॉन्ग टर्म के बाद वो पैसा आपको बड़े अमाउंट की फॉर्म में मिलेगा। तो वही वो चीज हो गई है वेल्थ एक्यूमुलेशन। उसी के हिसाब से कई बार लोग अपनी प्लानिंग करते हैं, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि रिटायरमेंट पे घर खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट पे बड़ा अमाउंट ऑफ पैसा मिलता है। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। अगले सवाल पर चलते हैं, वाई इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरेंस कंपनीज? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसलिए होता है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटीज भी लॉन्ग टर्म होती है, जैसे पॉलिसी मैच्योरिटी, क्लेम सेटलमेंट, लॉन्ग टर्म प्रोसेस होते हैं ये। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होंगे तो उसमें ये ऑब्लिगेशंस को मैच कर देंगे और स्टेबल रिटर्न्स भी उन्हें मिलेंगे, और इससे री इन्वेस्टमेंट रिस्क खत्म हो जाता है, मतलब खत्म तो नहीं बट हाँ कम हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को भी ये चीज सपोर्ट करती है, विथ रिक्वायर्स लॉन्ग जेस्टेशन फंडिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एनहेंस फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, आगे चलते हैं, हाउ डज LIC कंट्रीब्यूट टू इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग?
इस चीज को भी हमने समझा था पीछे अपने आंसर्स में ही, कि जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स की फॉर्म में, पब्लिक सेक्टर की प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में, तो ये वहां पे एज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये इन तरह के सेक्टर्स को, जैसे रोड्स हो गई, पावर हो गई, रेलवे हो गई, हाउसिंग डेवलपमेंट हो गया, इन प्रोजेक्ट्स में जब एलआईसी इन्वेस्ट करती है तो वहां पे एलआईसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का काम कर रही है। क्लियर है? आंसर्स आप लोग एक बार रीड करिएगा मेरी एक्सप्लेनेशन के साथ में। हर आंसर में इट इज नॉट नेसेसरी कि जो लिखा है मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिखा हुआ तो आप लोग रीड कर सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने की कि पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज रिस्क पूलिंग? ये इंपॉर्टेंट सवाल है और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल भी है इंश्योरेंस के अंदर। मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस वाला नहीं, बट एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इसमें क्या होता है, जो लार्ज नंबर के ना, जो बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, है ना, तो क्या करते हैं कि उन सबसे पैसा लिया हमने, ये माना जाता है कि लॉस सबको नहीं होगा, लॉस में भी से फॉर एग्जांपल 10% को हो रहा है, तो लॉसेस ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स आर कंपनसेटेड यूजिंग प्रीमियम्स कलेक्टेड फ्रॉम द एंटायर पूल। जैसे एलआईसी के लिए मान लेते हैं कि एलआईसी के 5 करोड़ कस्टमर हैं, ठीक है, 5 करोड़ कस्टमर से एलआईसी ने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम लिया, हर कस्टमर से फॉर एग्जांपल 1000 रुपए लिए, है ना, पर मंथ के बेसिस पे हम बात करते हैं, हर कस्टमर से पर मंथ 1000 रुपए आ रहा है, तो मतलब साल के 12,000 रुपए। अब जो 1000 रुपए आ रहा है 5 करोड़ से, तो ये 5000 करोड़ हो गया हर महीने का। ये माना जाएगा कि सारे के सारे 5 करोड़ लोग तो एकदम से नहीं हो जाएगा ना, सबको कुछ हो सकता है, मतलब 500 लोगों की डेथ हो गई, 1000 लोगों की डेथ हो गई जिन्हें 1-1 लाख रुपए देने हैं, है ना, कुछ ऐसे ही हुआ होगा। तो आपके पास 5000 करोड़ रुपए आ गए, और 1000 लोग अगर 1-1 लाख रुपए की आपकी डेथ हो रही है, तो आपको 10 करोड़ रुपए देने पड़ गए। तो ये फर्क आ गया कि जो बहुत ज्यादा इंडिविजुअल्स का हमने पैसा लिया प्रीमियम की फॉर्म में, बट जो लॉसेस होगा, लॉसेस जो है सिर्फ कुछ ही इंडिविजुअल्स को होंगे, तो वो लॉसेस इतने बड़े प्रीमियम से हमारे कंपनसेट हो जाएंगे। इट रिड्यूसेस इंडिविजुअल फाइनेंशियल बर्डन एंड मेक्स इंश्योरेंस अफोर्डेबल। रिस्क पूलिंग एंश्योर्स एफिशिएंट रिस्क शेयरिंग एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। क्लियर है? तो रिस्क पूलिंग क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का, जहां पे रिस्क फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर कंबाइंड इनटू अ सिंगल पूल, लॉसेस ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स आर कंपनसेटेड यूजिंग प्रीमियम्स कलेक्टेड फ्रॉम द एंटायर पूल। ठीक है? क्लियर? ऑल इन दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी फीडबैक हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, यहाँ पे आप लोग मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपके ऑडियो मैसेजेस, वॉइस चैट और डेली टारगेट्स अवेलेबल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।